हेलो फ्रेंड्स, झारखंड स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की भौगोलिक संरचनाएं पार्ट 2 देखेंगे। इसका पार्ट 1 अपलोड कर दिया गया है, यह इसका पार्ट 2 है। इसमें जो रेस्ट प्रश्न थे आज उसको ख़त्म करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज का 26 नंबर सवाल है, सेमरी श्रेणी किस नदी घाटी के अंतर्गत आती है? यह दोस्तों सोन नदी घाटी के अंतर्गत आती है सेमरी श्रेणी। छोटा नागपुर पठार के मध्यवर्ती भाग में भ्रंश घाटी की रचना कब हुई? तो यह दोस्तों ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल के बीच में हुई थी, इसलिए इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। छोटा नागपुर पठार के मध्य भाग में भ्रंश घाटी की रचना ऊपरी कार्बोनिफेरस से पर्मियन काल में हुई थी। अगला सवाल देखते हैं, 28 नंबर सवाल। पुराजीवी महाकल्प में किस नदी का विस्तार हुआ था? तो यह दोस्तों दामोदर नदी का विस्तार हुआ था। किस कल्प में हुआ था दोस्तों? तो यह पुराजीवी महाकल्प में दामोदर नदी का विस्तार हुआ था। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, ऊपरी गोंडवाना से महादेव संघ तक निचले स्तर में कौन श्रेणी है? तो यह दोस्तों पंचेत श्रेणी है। इसका ऑप्शन ए सही उत्तर होगा, पंचेत श्रेणी। चलिए 30 नंबर सवाल है, दामोदर संघ 4 समूहों में विभाजित है, निम्न में से कौन इस समूह का अंग नहीं है? तो इनमें से कौन सा एक है जो इसका समूह नहीं है? तो वह है राजमहल। दामोदर संघ में हरबारी, बराकर, रानीगंज ये समूह इसके अंग है, ये तीनों इसके अंग है, और राजमहल जो है इसके अंग नहीं है। चलिए 31 नंबर सवाल देखते हैं, कौन सा समूह गोंडवाना महासंघ का सर्वोच्च प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है? तो यह है दोस्तों बराकर। बराकर जो है यह गोंडवाना महासंघ का सर्वोच्च प्रमुख कोयला समूह क्षेत्र है। चलिए 32 नंबर सवाल देखते हैं। 32 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है? आपको बताना है इसमें कौन सा जो है मध्यजीवी महाकल्प का अंग नहीं है। तो यह है दोस्तों क्रिस्टेशियस। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा, क्रिटेशियस। 33 नंबर सवाल देखते हैं, किस महाकल्प में स्तनधारियों और विशेष तौर पर मनुष्यों की उत्पत्ति हुई थी? तो यह था नूतन महाकल्प में स्तनधारियों विशेषकर मनुष्यों की उत्पत्ति जो है नूतन जीवी महाकल्प में हुई थी। इसका ऑप्शन डी सही उत्तर होगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं, झारखंड पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? आपको बताना है कि झारखंड का जो पठारी क्षेत्र है यह प्रायद्वीपीय पठार का कौन सा भाग है? तो यह दोस्तों पूर्वी भाग है। झारखंड का पठारी क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी भाग है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, यह 35 नंबर सवाल है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी की ऊंचाई कितनी मीटर है? तो यह दोस्तों 1365 मीटर है। इसका ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। इससे सवाल हमेशा बनता है और यह सवाल जेपीएससी जेएसएससी में हमेशा पूछी जाती है। तो झारखंड का सर्वोच्च चोटी जो है यह पारसनाथ कहाँ पर स्थित है दोस्तों? यह गिरिडीह जिला में स्थित है। इसको सम्मेद शिखर भी कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो झारखंड को भौतिक विभाग के आधार पर 4 भागों में बांटा गया है। अगला सवाल है, पाट के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो पाट के पठार की औसत ऊंचाई 3600 फीट है दोस्तों। इसका ऑप्शन सी सही उत्तर होगा, 3600 फीट। अब मीटर में देखा जाए तो 600 मीटर इसकी ऊंचाई है पठार की, और ये झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है पाट का पठार। और ये झारखंड के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है।
चलिए अगला सवाल देखते हैं। पाट के पठार का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो यह दोस्तों गढ़वा जिला में पाट के पठार का जो विस्तार है नहीं है। लोहरदगा, लातेहार, गुमला, ये सभी जगह पाट के क्षेत्र का विस्तार है, गढ़वा में इसका विस्तार नहीं है। अगला सवाल है, नेतरहाट क्षेत्र किस पठारी क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो नेतरहाट क्षेत्र दोस्तों यह पाट के पठार के अंतर्गत आता है। अगला सवाल है, छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार किस मैदान का उदाहरण है? तो यह दोस्तों संप्राय मैदान का उदाहरण है। छोटा नागपुर स्थित रांची का पठार जो है यह संप्राय मैदान का उदाहरण है। अगला सवाल है, रांची के पठार के ऊपरी भाग को टांड और निचले भाग को क्या कहा जाता है? यह दोन कहा जाता है। रांची के ऊपरी भाग को पठार टांड कहा जाता है और निचले भाग को दोन कहा जाता है। यह हो गया टांड और ये हो गया दोन। अगला सवाल है, हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो हुंड्रू जलप्रपात की ऊंचाई दोस्तों 73 मीटर है। और हुंड्रू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो यह स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। और यह जो जलप्रपात है यह रांची जिला में है, हुंड्रू जलप्रपात। अगला सवाल है, रांची का पठार तथा हजारीबाग का पठार किस नदी की धारा के कारण अलग हो गया? तो यह है दोस्तों दामोदर नदी के कारण। पहले रांची का पठार और हजारीबाग का पठार एक ही पठार हुआ करता था। दामोदर नदी के कारण इसके बीच में भ्रंश पड़ गई, जिसके कारण यह पठार दो भागों में विभाजित हो गया। एक को रांची का पठार और दूसरे को हजारीबाग का पठार के नाम से जाना जाने लगा। अगला सवाल है, हजारीबाग के पठार की ऊंचाई कितनी फीट है? तो यह दोस्तों 1000 फीट है। हजारीबाग के पठार की ऊंचाई 1000 फीट है। अगला सवाल है, कितने फीट की समोच्च रेखा झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है? यह दोस्तों 500 फीट की जो समोच्च रेखा है यह झारखंड को बिहार के मैदान से अलग करती है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, जो 46 नंबर सवाल है। झारखंड का सबसे पश्चिमी एवं सबसे ऊंचाई वाला भाग किस प्रदेश के नाम से जाना जाता है? तो यह दोस्तों पाट प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यह झारखंड का सबसे ऊंचा क्षेत्र है और सबसे ऊंची चोटी के रूप में पारसनाथ की पहाड़ी है। जब सबसे ऊंचा क्षेत्र बोलेगा प्रदेश तो वह पाट क्षेत्र है। यह झारखंड के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसी पर नेतरहाट का पठार स्थित है। अगला सवाल है, पाट प्रदेश का विस्तार किस जिले में नहीं है? तो पाट प्रदेश का जो विस्तार है दोस्तों यह साहेबगंज जिला में नहीं है, क्योंकि साहेबगंज इसके पूर्व की ओर पड़ता है और पाट प्रदेश पश्चिम के क्षेत्र में है, जिस कारण साहेबगंज में इसका विस्तार नहीं है। साहेबगंज में दोस्तों राजमहल की पहाड़ी है जिसमें बेसाल्ट चट्टान पाई जाती है और यहाँ पर झारखंड की काली मिट्टी यहीं पर पाई जाती है। अगला सवाल है, झारखंड की सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ की पहाड़ी निम्न में से किसके अंतर्गत आती है? तो पारसनाथ की पहाड़ी दोस्तों किसके अंतर्गत आती है? तो यह बाहरी छोटा नागपुर के पठार के अंतर्गत आती है। और पारसनाथ की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह गिरिडीह जिला में स्थित है। निम्न में से किसका निर्माण लावा से हुआ है? तो लावा से किसका निर्माण हुआ है? तो यह राजमहल की पहाड़ी है जिसका निर्माण लावा से हुआ है, इसलिए इसका उत्तर ऑप्शन डी होगा। और राजमहल की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो यह साहेबगंज जिला में स्थित है। मुगलों ने अपनी राजधानी किस क्षेत्र को बनाया था? तो यह राजमहल के क्षेत्र को अपनी राजधानी बनाया था। चलिए अगला सवाल है, राजमहल की पहाड़ियाँ किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? आपको बताना है राजमहल की जो पहाड़ी है किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है।
तो यह संथाल परगना क्षेत्र के अंतर्गत आती है। राजमहल की पहाड़ी जो है यह पूर्व की ओर स्थित है झारखंड के, और वहाँ पर संथाल परगना का क्षेत्र आता है, वहीं पर राजमहल की पहाड़ी स्थित है। चलिए, और यह इस सेशन का अंतिम सवाल है। इसी के साथ झारखंड की भौगोलिक संरचनाएं समाप्त होती है। तो चलिए देखते हैं अंतिम सवाल दोस्तों। चाईबासा का मैदान उत्तर से दलमा, दक्षिण में कोल्हान, पूर्व में ढालभूम और पश्चिम में किस श्रेणी से घिरा हुआ है? तो यह दोस्तों सारंडा, पश्चिम में सारंडा से घिरा हुआ है, और यह झारखंड का सबसे बड़ा वन क्षेत्र भी है, सारंडा का वन क्षेत्र। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले सेशन में हम लोग झारखंड की जलवायु और उसकी नदियों को देखेंगे। धन्यवाद दोस्तों।